Hello friends and students, I am संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सिलेबस पार्ट 3। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते चले जाएं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काम में आएंगे। यूनिट 1 में है आपका सॉलिड लिक्विड गैसियस फ्यूल्स आईसी इंजन। यूनिट 2 में वेपर पावर साइकिल, इसके मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। आप लेक्चर 1, 2, 3 यहाँ से वेपर पावर साइकिल के देख सकते हैं। बेस्ड मटेरियल बेस्ड कंटेंट जो हो सकता था वो मैंने डाला है। यूनिट 2 का पार्ट बी फ्यूल एंड कंबशन। यूनिट 3 का बॉयलर हमारा चल रहा है और यूनिट 4 में स्टीम एंड गैस नोजल एंड स्टीम टरबाइन है। यूनिट 5 में गैस टरबाइन एंड जेट प्रपल्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं सिलेबस पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे बॉयलर एफिशिएंसी, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, बॉयलर ट्रायल एंड हीट बैलेंस शीट विद न्यूमेरिकल, है ना, कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द बॉयलर एफिशिएंसी। इसको लाने के पहले मैं आपको कुछ डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, है ना, ये हमें मिला एच एन एक्चुअल में एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाई मतलब 257। ये एंथैल्पी चेंज कौन सा है? जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। ओके, इसके बाद हमने इक्विवेलेंट इवेपोरेशन देखा। इसमें हमने एमएस मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्यूल को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के फार्मूले में अगर हम 2257 को कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल से बदल दें, C इज द CV ऑफ कोल, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। ओके, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला है कि कोई बॉयलर है, उस बॉयलर में जब आपने हीट सप्लाई करी तो बॉयलर ने कितनी स्टीम बनाई। हीट सप्लाइड मतलब एंथैल्पी गेन बाय दी वाटर टू कन्वर्ट इनटू स्टीम डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, कितनी हीट इनपुट करी है, MF इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। तो H माइनस HF, जहाँ C हो डिनोमिनेटर में, ऊपर एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर, दिस इज एंथैल्पी ऑफ स्टीम, this is enthalpy of water and this is the ratio of mass of steam। Ma क्या है? Ma is mass of steam divided by mass of fuel। ओके, यहाँ से आपको करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है? करेक्ट आंसर इज B, करेक्ट आंसर B। ओके, ये पढ़ लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 67, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड आफ्टर ट्रायल ऑफ अ बॉयलर फॉर 24 आवर्स। 24 आवर के लिए ऑब्जर्वेशन करा गया। ये क्या है? मास ऑफ द कोल। पढ़ते जाएं, क्वेश्चन करते चले जाएं। मास ऑफ द कोल बर्न यानी कि MF आपको दिया है। ये क्या है? स्टीम जनरेटेड यानी मास ऑफ स्टीम। मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको दिया है, प्रेशर इज 10 बार, 10 बार का प्रेशर आपको दिया है। द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर TW दे दिया है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल CV ऑफ कोल दे दिया है, CV ऑफ कोल। कैलकुलेट दी बॉयलर एफिशिएंसी इफ द ड्राइनेस फ्रिक्शन ऑफ स्टीम इज 0.95, मतलब कहाँ पर बन रही है स्टीम? ये रही। तो इस पॉइंट पे एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकालना है और इस पॉइंट पे एंथैल्पी ऑफ वाटर निकालना है। ओके, एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर इक्वेशन क्या होगी? 10 बार प्रेशर पे जब स्टीम टेबल में आप देखोगे, मतलब हमें निकालना है एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इक्वल्स टू क्या होता है? मास ऑफ स्टीम जनरेटेड इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू CV, मास ऑफ फ्यूल इनटू CV। इस इक्वेशन में आपको एक्चुअली वैल्यू रखनी है। ओके, तो हम देखें जरा, ये वैल्यू हमारे पास नोन है, ये नोन है, CV नोन है, टेम्परेचर मतलब HW और एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकाल लें, है ना, निकाल लें। एंथैल्पी ऑफ वाटर इक्वल्स टू CP ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ वाटर होता है, मतलब CP ऑफ वाटर होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर 4.187 इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर is 40 डिग्री सेंटीग्रेड
मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड करोगे तो केल्विन बन जाएगा 273 ऐड कर दो इसमें, तो कैंसिल आउट ही होना है। यहाँ से आपको मिलेगा एंथैल्पी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 167.2 किलो जूल पर केजी। ओके, इसके बाद ये हमारा काम था ए। बी निकाल लें हम एंथैल्पी ऑफ स्टीम। ओके, और एंथैल्पी ऑफ स्टीम के लिए आपको ड्राइनेज फ्रिक्शन दिया है 0.95। एंथैल्पी ऑफ स्टीम एच एस इक्वल्स टू एच ए प्लस एक्स एच एफ जी। ओके, यहाँ वैल्यू रखें एंथैल्पी ऑफ स्टीम। एच एफ की वैल्यू ये रही स्टीम टेबल से, एच एफ जी ये रहा, रखें 762.68 प्लस ड्राइनेज फ्रिक्शन 0.95 इंटू 2014.44। यहाँ से एंथैल्पी ऑफ स्टीम आपको मिल जाएगी 2676.4 किलो जूल पर केजी। ये वैल्यूज़ यहाँ बॉयलर की एफिशिएंसी में रखें और फाइंड आउट कर लें एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। मास ऑफ स्टीम रख देता हूँ मैं वैल्यूज़। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 90%। 90%। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ए। करेक्ट आंसर इज़ ए। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सीक्वेंस में कर सकते हैं। स्टीम टेबल से ये वैल्यूज़ जो मैंने लिखी हैं ये ऐसे ही नहीं लिखी हैं, ये स्टीम टेबल से निकाल करके वैल्यूज़ रखी हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ये वैल्यूज़ स्टीम टेबल से निकाली है 10 बार प्रेशर पे। देख लो 762, 2014, ये वैल्यू 10 बार प्रेशर पे देख सकते हैं आप। एच एफ एंड एच एफ जी। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है जी? ये देखिए बॉयलर की रिक्वायरमेंट कहाँ है? रैंकाइन साइकिल में है ना। क्वेश्चन पढ़ लें। इन बॉयलर फीड वाटर सप्लाइड पर आर कितना फीड वाटर सप्लाई हो रहा है? पर आर मतलब मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू मास ऑफ स्टीम, एक ही बात है। कितना है? 2505 kg पर आर, है ना। तो ये देखा जाए तो मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम है पर आर। वाइल कोल फायर्ड पर आर इज मास फ्लो रेट ऑफ कोल यानी कि मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इज 250 kg पर आर। ओके, नेट एंथैल्पी राइज ऑफ वाटर इज डबल टू, मतलब एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर। ये आपको दिया है कि 2290 किलो जूल फॉर कन्वर्शन टू स्टीम, है ना। वाटर कन्वर्ट हुई स्टीम में। इफ़ कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल CV आपको दे दिया है, देन द बॉयलर एफिशिएंसी आपको निकालना है ना। एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इक्वल्स टू आपको फार्मूला है मास ऑफ स्टीम इंटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इंटू CV ऑफ फ्यूल। यहाँ डॉट लगाया तो यहाँ भी डॉट लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये वैल्यू नोन है, ये नोन है, ये नोन है, CV निकल जाएगा। CV भी नोन है, बॉयलर की एफिशिएंसी निकल जाएगी। आसान है, जल्दी से करें। मास ऑफ स्टीम 2505 इंटू एंथैल्पी चेंज 2290 डिवाइडेड बाय, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है क्योंकि इसमें स्टीम टेबल भी नहीं चाहिए। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल 250 इंटू CV ऑफ द कोल 31,000। ओके, यहाँ से बॉयलर की एफिशिएंसी आपको मिल गई है इक्वल्स टू आएगा 59%। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। करेक्ट आंसर डी, सी नहीं है। करेक्ट आंसर इज डी, 74%। 74% क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 69। इन बॉयलर फीड वाटर सप्लाईज पर आर इज, ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद से इसको करिएगा, है ना। सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से करिएगा। आंसर इसमें आएगा सी, 62%। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70।
आपको दिया है अ बॉयलर प्रोड्यूसेस 4000 kg ऑफ ड्राई एंड सेचूरेटेड स्टीम। ड्राई सेचूरेटेड स्टीम का मतलब है x इक्वल्स टू 1 एंड एंथैल्पी ऑफ स्टीम विल बी Hg। क्यों? क्योंकि HF इक्वेशन H इक्वल्स टू HF प्लस एक्स। Hg माइनस HF की इक्वेशन में जब x की वैल्यू 1 रखते हो तो आंसर आता है Hg। तो ये यहाँ पे Hg इस पॉइंट पर ड्राई एंड सेचूरेटेड स्टीम इन 6 आवर, है ना। बॉयलर प्रोड्यूसेस 400 kg ऑफ ड्राई सेचूरेटेड स्टीम इन 6 आवर, मतलब आपको दे दिया है मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाई 6 kg पर आवर। ओके, मास फ्लो रेट ऑफ बॉयलर प्रोड्यूसेस स्टीम, क्लियर है। in the same time the mass of coal consume 300 kg coal। तो मास ऑफ कोल क्या हो गया? मास फ्लो रेट ऑफ कोल यानी कि फ्यूल, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इक्वल्स टू 300 kg डिवाइडेड बाई 6 आवर का टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा kg पर आवर इतना फ्यूल कंज्यूम होगा, है ना। द मीन प्रेशर ऑफ द स्टीम जनरेटर इज 11 बार। यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज 11 बार। ओके, द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर का टेम्परेचर दे दिया है। दिस इज टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर। डिटरमाइन द बॉयलर एफिशिएंसी इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज दिस, है ना। तो बॉयलर की एफिशिएंसी क्या होती है? बार बार मैं लिख रहा हूँ, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम और मास ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू CV। ओके, यहाँ देखिए हमारे पास ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, CV नोन है। एंथैल्पी ऑफ स्टीम और एंथैल्पी ऑफ वाटर निकालना है। तो पहला एंथैल्पी ऑफ वाटर कितनी बार निकाला है मैंने? CP ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ वैल्यू रखेंगे 4.187 CP ऑफ वाटर होता है इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर 35 डिग्री माइनस 0। यहाँ पे प्लस 273 करें, यहाँ पर भी प्लस 273 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपको एंथैल्पी ऑफ वाटर की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से वैल्यू आएगी एंथैल्पी ऑफ वाटर 146.3 किलो जूल पर kg। दूसरा आप निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ स्टीम। तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम इक्वल्स टू Hg, क्योंकि ड्राई एंड सेचूरेटेड स्टीम है, यहाँ पर स्टीम रुक जाएगी। क्या निकालना है? Hg, और यहाँ से बॉयलर चला था, ठीक है। तो HFG होता है Hg माइनस HF। ओके, जब आप इसको स्टीम टेबल से निकालोगे तो ये वैल्यू आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से Hg की वैल्यू मिल जाएगी आपको। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 2779.6 किलो जूल पर kg। वैल्यूज़ नीचे रख दो और आंसर ले आओ। रखता हूँ मैं वैल्यूज़। मास ऑफ स्टीम ओके, तो जब आपने ये वैल्यू रख करके आंसर लाओगे तो आंसर आएगा 87, सॉल्व करने पे 87.78%। ओके, करेक्ट आंसर आपका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, इसको फॉलो कर लें। क्वेश्चन नंबर 71, अ बॉयलर जनरेट्स सुपरहीटेड स्टीम हैविंग 270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, है ना, 270 डिग्री टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ 13 बार। मतलब इस लाइन पे प्रेशर कितना है? 13 बार का प्रेशर है, और इस सुपरहीटेड स्टीम है। टेम्परेचर ऑफ सुपरहीटेड स्टीम इक्वल्स टू 270 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यहाँ स्टीम टेबल से जब आप वैल्यूज़ देखोगे तो HF, HFG और सेचूरेशन टेम्परेचर की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपरहीटेड स्टीम 4.1, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट CP ऑफ स्टीम आपको दिया है 2.1 किलो जूल पर kg केल्विन। ओके, द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया है इज़ 32 डिग्री सेंटीग्रेड। द इवेपोरेटिव कैपेसिटी इज़ 8 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल। इवेपोरेटिव कैपेसिटी का मतलब क्या है? 8 kg ऑफ स्टीम, मतलब मास ऑफ स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल की वैल्यू है 8। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल
इज़ 26000। CV आपको दे दिया है 26000 किलो जूल पर kg। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। ओके, तो एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर इक्वल्स टू मास ऑफ स्टीम इनटू मास ऑफ एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्यूल इनटू CV। ओके, ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है। नया क्या है इसमें, ये भी निकल जाएगा एंथैल्पी ऑफ स्टीम। तो पहले काम कर ले हम एंथैल्पी ऑफ वाटर, कई बार मैं बता चुका, फॉरवर्ड कर लीजिए। CP इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो होगा CP वाटर होता है, CP का CP होता है 4.187 इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर 32 डिग्री माइनस 0, यहाँ 273 करेंगे प्लस 273 यहाँ भी करेंगे, यहाँ से एंथैल्पी ऑफ वाटर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 133.76 किलो जूल पर kg। एंड एंथैल्पी, और ये तो मिल गया। अब दूसरा काम क्या कर ले हम, एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकालें। एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकालना है तो सुपर हीटेड स्टीम टेबल में आपको ये वैल्यूज सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, है ना। ये वैल्यूज़ सुपर हीटेड स्टीम टेबल में 13 बार प्रेशर अवेलेबल हो, 270 इंटरपोलेशन मेथड से निकालें। दूसरा और तरीका क्या है, मैं इसको कह दूँ 0.1, इसको कह दिया 0.2, दिस इज़ 0.3 एंड 0.4। 0.1 क्या है, दिस इज़ टेम्परेचर ऑफ मतलब एंथैल्पी ऑफ वाटर। ओके, और 0.2 क्या है, दिस इज़ HF, और 0.3 क्या है, दिस इज़ HG। ओके, एंथैल्पी ऑफ स्टीम अगर आपको चाहिए इस पॉइंट पे तो डायरेक्ट या तो हम क्या करें, HG प्लस CP ऑफ स्टीम इंटू T4 माइनस T3। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है ना, HG की वैल्यू आपको दी है या स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते और इन डेटा के साथ अगर आपको काम करना है तो दूसरा एक और मेथड है कि एंथैल्पी ऑफ स्टीम इक्वल्स टू, क्या करेंगे आप एंथैल्पी ऑफ स्टीम, तो 0.2 की मतलब 0.2 पे हम क्या देखते हैं HF, तो HF की वैल्यू है आपके पास, तो हम क्या करेंगे H2 प्लस HFG, बीच वाली जो वैल्यू है मतलब 2 से लेकर के 3 तक जो है उसको हम बोलते हैं HFG, है ना, HFG प्लस CP ऑफ स्टीम इंटू T4 माइनस T3, जो आपको वैल्यू सुटेबल लगे उसमें वैल्यू पुटअप कर दे, आंसर सेम आएगा। क्योंकि HFG जो होता है दैट इज़ HG माइनस HF, और अगर H2 को लिखोगे तो H2 इज़ HF, तो HF से HF कैंसिल आउट होना है अल्टीमेटली, तो HG आना है। लेकिन अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो बात ठीक है, नहीं आपको गिवन इसी डेटा के साथ काम करना है तो ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखें सेचुरेशन टेम्परेचर की और HG की, है ना, इसमें से जिसमें आप वैल्यू रखना चाहते हैं रख दें, है ना। तो जैसे HG निकालने की बजाय जो वैल्यू आपको दी है वो रखें हम, H2 यानी HF इज़ 814.7 प्लस HFG इज़ 1970.7 प्लस CP ऑफ स्टीम आपको दिया है, CP ऑफ स्टीम इज़ 2.1, CP ऑफ स्टीम इज़ 2.1। ओके, 2.1 इंटू सुपर हीटेड टेम्परेचर that is T4 minus T3, T4 minus T3, this is superheated temperature and this is saturation temperature, T saturation temperature। तो 270 minus 191.6 यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम जो आपको मिलेगी वो 2950.04 है ना, 0.04। क्लियर है, किलो जूल पर kg। ओके, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख दें और आंसर ले आएँ। आपको 8 इंटू 2950 वैल्यूज़ रख देता हूँ मैं। देखिए इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको इस पॉइंट पे एंथैल्पी चाहिए तो इस पॉइंट की एंथैल्पी में इतनी सेंसिबल हीट ऐड कर दो, बस इतना ही है कंसेप्ट।
यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आएगा ए 86.65%। इसको फॉलो कर लेंगे आप। क्या बोल रहा है? अ बॉयलर प्रोड्यूसेस स्टीम एट अ रेट ऑफ 15 kg पर आवर, है ना। स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है तो मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इज 1500 kg पर आवर। तो ये क्या है? मास फ्लो रेट है देखा जाए तो, पर आवर एट 12.5 बार। ये यहाँ पे प्रेशर कितना है? 12.5 बार का प्रेशर है। ओके। द वाटर फीड टू द इकोनोमाइज़र इज़ एट द रेट ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इकोनोमाइज़र में जो वाटर इनलेट हो रहा है दैट इज़ एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से इकोनोमाइज़र में ऐड हुआ एंड इट रेज्ड टू टेम्परेचर ऑफ 110। यहाँ तक इसने टेम्परेचर को बढ़ा लिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। तो बीच में इतना जो पार्ट है ये क्या है? इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र, इकोनोमाइज़र क्लियर है। बिफोर फीडिंग टू द बॉयलर, बॉयलर में फीडिंग होने के बाद, तो यहाँ से ये क्या है? बॉयलर है। ये पूरा क्या है? आगे बॉयलर। आगे चलें। द कोल इज़ फायर्ड एट द रेट ऑफ 200 kg पर आवर। मतलब मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इज़ 200 kg पर आवर। तो ये क्या है? मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। द ड्राइनेस फ्रिक्शन ऑफ स्टीम जनरेटेड इज़ 0.87। ड्राइनेस फ्रिक्शन 0.87, मतलब स्टीम यहाँ पर जा कर के रुक जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जा कर के रुक जाएगी। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ स्टीम आपको निकालना है ना। और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0.87, मतलब 87% यहाँ पे स्टीम है। इफ़ 15% ऑफ द कोल बर्न रिमेन अनबर्न्ड, अगर बिना जले हुए रह जाता है तो मतलब मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल एक्चुअल यूज्ड कितना यूज्ड हुआ? 200 kg पर आवर माइनस 200 kg का 15% कम यूज़ हो पाया, डिवाइड बाई। तो अल्टीमेटली जब आप इसको निकालते हो तो एक्चुअल मास फ्लो रेट कितना है? 170 kg पर आवर इतना यूज़ हो रहा है। CV ऑफ कोल आपको दे दिया है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। द ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी होगी द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर इक्वल्स टू मास फ्लो रेट ऑफ steam into enthalpy of steam minus enthalpy of water divided by divided by mass flow rate of fuel। mass flow rate of fuel वो भी actual into CV। ओके। तो ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है। एंथैल्पी ऑफ वाटर, CV नोन है, एंथैल्पी ऑफ वाटर निकाल लें। तो एंथैल्पी ऑफ वाटर इज CP ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रिस्पेक्ट में ये होगा 4.187 CP ऑफ वाटर होता है इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़। याद रखना है हमें, तो ये बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितनी एफिशिएंसी है। तो ये जस्ट खाली आपको एक डराने के लिए दिया हुआ है 110। इसका यूज़ तो हो ही नहीं रहा, बॉयलर की ही तो हीट को यूटिलाइज करके 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 बना। क्लियर है। तो यहाँ पे आएगा 35 माइनस 0 और प्लस 273 यहाँ भी करेंगे, प्लस 273 यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वाटर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एंथैल्पी ऑफ वाटर की वैल्यू आपको मिलेगी 146.3 किलो जूल पर केजी। ओके। और एंथैल्पी ऑफ स्टीम अब आप निकाल लें। ड्राइनेस फ्रिक्शन कितना है? 87। तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम यहाँ पर बी काम कर रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ स्टीम इक्वल्स टू HF प्लस एक्स इंटू HFG। वैल्यूज़ हैं। HF आपको नहीं दिख रही हो तो मैं दिखाता हूँ, 806.7 प्लस ड्राइनेस फ्रिक्शन 0.87 इनटू HFG आपको गिवन है दैट इज़ 1977.4। कैलकुलेट करेंगे एंथैल्पी ऑफ स्टीम आपको मिल जाएगी दैट इज़ 2527.04 किलो जूल पर केजी। ओके। यहाँ वैल्यूज़ पुटअप करें और आंसर ले आएँ। ओके। मैं रख देता हूँ वैल्यूज़। ओके। जब आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ए
that is 58%. Okay, 58%. A boiler having evaporative capacity 8 kg of steam per kg of fuel produced ड्राई एंड सेचूरेटेड स्टीम एट 13 बार प्रेशर, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है ना. डिटरमाइन द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल, और बॉयलर की एफिशिएंसी आपको दी है, इक्वेशन लगाएं. एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, बाकी चीज़ें बाद में पढ़े. मास ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू सीवी. आपको सीवी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर है. बॉयलर एफिशिएंसी आपको दी हुई है, दैट इज 70%. एंथैल्पी ऑफ वाटर हम सबसे पहले निकाल लेंगे. तो पहला काम है एंथैल्पी ऑफ वाटर, दैट इज सीपी ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 4.187 इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 35 माइनस 0, यहाँ पे प्लस 273 करते हैं, प्लस 273 यहाँ भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो डायरेक्ट यहाँ से आपको HW जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा HW इज़ 146.3 किलो जूल पर केजी. दूसरा क्या निकाल लें हम, एंथैल्पी ऑफ स्टीम, वो भी ड्राई एंड सेचूरेटेड स्टीम की, मतलब यहाँ पर स्टीम जा कर के रुक जाएगी. तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम इक्वल्स टू Hg, क्योंकि ड्राई एंड सेचूरेटेड स्टीम है, x की वैल्यू 1 है. ओके, लेक्चर मतलब क्वेश्चन नंबर 50, 51 और 52 अगर आप कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली. एंथैल्पी ऑफ स्टीम इक्वल्स टू Hg. ओके, Hg इक्वल्स टू 2785.4 है ना. ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख दें हम और आंसर ले आएँ. अगर आपको Hg ना दिया होता, और अगर Hg इफ़ Hg नॉट गिवन, अगर आपको Hg नहीं गिवन होता, अगर आपको Hg नहीं गिवन होता, उस कंडीशन में आप क्या करते, HF प्लस HFG भी करते, तब भी सेम आता. S इक्वल्स टू HF प्लस HFG करते, तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलता. Hg आपको HF, और या क्यों दिमाग लगाना यहाँ से, ये क्यों लगाना, Hg यहाँ से निकल जाएगा ना. HF की वैल्यू आपको गिवन हो तो बात सही है, HF और HFG गिवन हो तब भी निकल जाएगा. ओके, तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं. वैल्यूज़ रख दें और आंसर ले आएँ. आपको क्या बोलता है, इवेपोरेटिव कैपेसिटी 8 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल बर्न, ये आपको दिया है. मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इज़ 8, ये आपको गिवन है. क्लियर है, गिवन है. तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 8 kg इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम 2785.4 माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर इज़ 146. मैं वैल्यूज़ रख दे रहा हूँ. इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो 8 है. ओके, डिवाइड बाय CV. जब आप सॉल्व करोगे तो CV की वैल्यू आ जाएगी, आंसर विल कम D 3030160. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 74, अ बॉयलर इज़ फायर्ड विथ फ्यूल हैविंग कैलोरिफिक वैल्यू, CV की वैल्यू दे दी. इट प्रोड्यूसेस स्टीम, 5 बार पे स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है ये, है ना. ये यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर इज़ 5 बार, 5 बार प्रेशर पे स्टीम जनरेट कर रहा है. द ड्राईनेस फ्रिक्शन ऑफ द स्टीम इज़ 0.85, मतलब ये यहाँ पर जा कर के रुक जा रहा है. तो इस पॉइंट पे x इज़ 0.85, तो इस पे आपको एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकालना है. द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इज़ 77% एंड द इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर इज़ 10 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल. इसका मतलब क्या है, आपको जो दिया है और स्टीम टेबल से जो आप निकालेंगे, तो सबसे पहला काम जो आपको दिया है, हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर.
फीड वाटर यानी आपको किसका टेम्परेचर, TW का टेम्परेचर निकालना है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी, इसका मतलब देखें हम एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, बॉयलर की एफिशिएंसी में किन की ज़रूरत है, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू CV। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो आपको गिवन है। देखिए इवेपोरेटिव कैपेसिटी, इवेपोरेटिव कैपेसिटी का मतलब है 10 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल, मतलब ये आपको दिया है, गिवन है आपको मास ऑफ स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल इज 10 है ना, ये वैल्यू नोन है। तो खाली पहला काम हम कर लें, एंथैल्पी ऑफ वाटर जैसे निकालते हैं, CP ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बार बार मैं रख रहा हूँ 4.187 CP ऑफ वाटर होता है इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये आपको निकालना है ना, -0। तो ये HW की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे डायरेक्ट, क्लियर है। तो यहाँ से मतलब कुल मिलाकर के HW क्या रखेंगे, 4.187 इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर, क्लियर है। दूसरा काम करें हम, एंथैल्पी ऑफ स्टीम, स्टीम की एंथैल्पी 0.85 ड्राइनेस फ्रिक्शन पे HF प्लस X HFG वैल्यू रखें, एंथैल्पी ऑफ स्टीम इक्वल्स टू HF, ये रहा HF इज़ 640.1 प्लस ड्राइनेस फ्रिक्शन गिवन है 0.85 इंटू HFG 2170.4 यहाँ से एंथैल्पी ऑफ स्टीम आपको मिल गई, एंथैल्पी ऑफ स्टीम आपको मिल जाएगी यहाँ से 2484.94 ओके, किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी यहाँ वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में। बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी है 77, तो 0.77 इक्वल्स टू पूरी वैल्यू ये कितनी है, मास ऑफ स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल दैट इज़ 10। ओके, तो ये रख दिया 10 इंटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम 2484.94 माइनस 4.187 टेम्परेचर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई CV ऑफ कोल, आपको दिया है कैलोरीफिक वैल्यू 30,000। यहाँ से टेम्परेचर ऑफ वाटर की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और आंसर आएगा आपका B, ऑलमोस्ट 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी न्यूमेरिकल हमने किए हैं, एक दो न्यूमेरिकल और जो आने जैसे हैं वो मैं करा देता हूँ, इसको फॉलो कर लें आप। लेक्चर नंबर 51 को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 75, डिटरमाइन द इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर इन kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल फायर्ड। आपको फाइंड आउट क्या करना है ना, आपको फाइंड आउट करना है इवेपोरेटिव कैपेसिटी, आपको निकालना है, मतलब मास ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल, मतलब मास ऑफ फ्यूल, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इफ़ द फीड वाटर टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब फीड वाटर का जो टेम्परेचर है, मतलब यहाँ जो वाटर फीड हो रहा है इसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर इज़ 90 डिग्री, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इज़ 0.95। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू कोल आपको दे दी है, CV आपको कोल दे दिया है, CV ऑफ कोल, CV इज़ 33,000 किलोजूल पर केजी, फिर भी लिख दिया मैंने। एंड द स्टीम जनरेटेड इज़ ड्राई एंड सेचूरेटेड एट 12 बार, 12 बार प्रेशर पे ड्राई एंड सेचूरेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे जाके स्टीम रुक जाएगी। दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ स्टीम इक्वल्स टू HG। ओके, HG, अगर आपको HG निकालना है तो HF और HFG की वैल्यू के साथ भी निकाल सकते हैं, है ना, आपको निकालना है ये। तो एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर आपको दिया है, सिंपल फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, पहले सबसे पहले काम क्या कर लें, पहला काम कर लें एंथैल्पी ऑफ वाटर निकालें, तो CP ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो CP ऑफ वाटर होता है 4.187 इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ गिवन 40
माइनस 0, यहाँ पर भी 273 ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी 273 ऐड करते हैं, और फाइनली आंसर जो आपके पास आता है, हालांकि वो कैंसिल आउट हो जाता है, 273 है 167.2 किलो जूल पर केजी, है ना। अब दूसरा काम क्या कर लें, एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकालना है, दैट इज़ Hg इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है 2782.7 किलो जूल पर केजी। ओके, आपको एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर की इक्वेशन लगा दें, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इक्वल्स टू मास ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ मास ऑफ फ्यूल इनटू CV। यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, बॉयलर की एफिशिएंसी आपको दी है 0.95 इक्वल्स टू मास ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम 2782, वैल्यूज़ रख रहा हूँ मैं खाली। आपको निकालना था मास ऑफ स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो MS डिवाइड बाय MF की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या आएगी, आंसर C, ऑलमोस्ट 15 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल, 15। क्वेश्चन नंबर 76, ये एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन एंड बॉयलर एफिशिएंसी को लेकर के लास्ट न्यूमेरिकल है, सारी वेराइटीज़ ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली। एंथैल्पी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम, enthalpy of 1 kg of steam if the boiler efficiency is 79%, evaporative capacity is 9 kg of steam per kg of fuel fired। लिखते चलें क्या क्या है, 1 enthalpy of 1 kg steam आपको शायद आई थिंक निकालना होगा, इसको फाइंड आउट करना होगा। बॉयलर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर आपको दे दिया है 0.79, 79% है। द इवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर इज़, इवेपोरेटिव कैपेसिटी क्या दिया है, 9 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल फायर्ड, मतलब आपको MS डिवाइड बाय MF की वैल्यू दी है 9 kg। ओके, ये गिवन है। द फीड वाटर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वाटर आपको दे दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल CV आपको दे दिया 30,000 किलो जूल पर kg। आपको एंथैल्पी निकालना, डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ 1 kg स्टीम, 1 kg स्टीम के अंदर कितनी एंथैल्पी होगी। बॉयलर की एफिशिएंसी लगाएं, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इक्वल्स टू मास ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एंथैल्पी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू CV। ये देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास है, दैट इज़ 9 इंटू, ये वैल्यूज़ इधर की नहीं है, CV आपके पास है 30,000, तो दोनों वैल्यूज़ में, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है बॉयलर एफिशिएंसी इज़ 0.79 और हमें एंथैल्पी ऑफ स्टीम निकालना है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और खाली यहाँ पर बॉयलर एंथैल्पी ऑफ वाटर रख दूँ मैं, तो एंथैल्पी ऑफ वाटर ये हमारा पहला काम होगा। एंथैल्पी ऑफ वाटर इक्वल्स टू CP ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 4.187। CP ऑफ वाटर होता है 4.187 इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ 40 डिग्री आपको दिया हुआ है, माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। मैं हमेशा आपको हैबिट ये दिलाता हूँ कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता तो आपको ये लिखना होता, HW जो वैल्यू आपके पास आती है दैट इज़ 167.2 किलो जूल पर kg। ओके, इस वैल्यू को यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें 167.2 और फाइनली एंथैल्पी ऑफ स्टीम को जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 2800 किलो जूल पर kg। ओके,
सो स्टूडेंट्स, ये अब तक के जितने न्यूमेरिकल हमने करने थे वो हम कर चुके हैं। कुछ थ्योरी के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वाटर की सीपी आपको दे दी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीपी ऑफ वाटर गिवन है। इफ़ फीड वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहाँ पे जो फीड वाटर है, इस फीड वाटर का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हम ये मान करके चले कि डोम और बड़ा है, ये डोम बड़ा है, ठीक है। और ये जो प्रेशर है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हीट एडिशन एच यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है, ये कितना होता है 2257। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आपको बोला है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 2480। मतलब ये बोल रहा है कि HFG, पहले मैं लिख लेता हूँ, CP ऑफ वाटर आपको दिया है 4 किलो जूल पर kg केल्विन। ऐसा क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें और डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, टी सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, 8 प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सेचुरेशन टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और है ना, ये हमारी नॉन इन्फॉर्मेशन। HFG की जो वैल्यू है ये आपको दी है 2400 किलो जूल ऑफ स्टीम कमिंग फ्रॉम एट, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द स्टीम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस, द स्टीम कमिंग फ्रॉम द बॉयलर इज़ 0.9 ड्राई, मतलब ड्राइनेस फ्रिक्शन ऑफ स्टीम इज़ 0.9 आपको दी है। द नेट हीट, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, द नेट हीट सप्लाइड इन द बॉयलर। तो टोटल हीट सप्लाइड इन द बॉयलर अगर हम देखें तो क्या होगा, मतलब अगर मैं कह दूँ इसको 0.1, दिस इज़ 0.2, दिस इज़ 0.3। ओके, और यहाँ पे नहीं, ये रहा 0.4, मतलब आपको क्या बोल दिया है कि ड्राइनेस फ्रिक्शन इज़ 0.9 ड्राइनेस फ्रिक्शन है। तो आपको टोटल एंथैल्पी हीट पता लगानी है कि कितनी हीट एडिशन करी, मतलब आपको ये पता लगाना है H3 माइनस H1 कितना है, H3 माइनस H1 कितना है। इसके लिए क्या करेंगे, मतलब एंथैल्पी चेंज 1 to 2 प्लस एंथैल्पी चेंज 2 to 3। ओके, तो यहाँ से एंथैल्पी चेंज क्या होगा, CP ऑफ वाटर, क्योंकि सेंसिबल है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेंसिबल हीट एडिशन, CP ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर सेचुरेशन माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस ये क्या होगा HFG, लेकिन किसके साथ, X इंटू HFG। तो CP ऑफ वाटर 4 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बता रहा है कि सेचुरेशन टेम्परेचर ये कितना है, सेचुरेशन टेम्परेचर दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस ड्राइनेस फ्रिक्शन इज़ 0.9 इंटू ये जो HFG है ये भी आपको गिवन है ये, ठीक है, गिवन है, कितना है 2400। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल हीट सप्लाई आ जाएगी, हीट सप्लाइड बॉयलर आएगी 2440 किलो जूल पर kg। ओके स्टूडेंट्स, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉयलर ट्रायल, बॉयलर का ट्रायल हम क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन दी जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर, बिल्कुल सही बात है। टू डिटरमाइन दी थर्मल एफिशिएंसी ए डिफाइंड प्रेशर, बिल्कुल सही। टू प्रिपेयर दी हीट बैलेंस शीट फॉर दी बॉयलर, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सब बॉयलर को ट्रायल करने का पर्पज़ है। ऑल दी अबव इज़ द करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट देखें 79 क्वेश्चन, बॉयलर एफिशिएंसी डजंट डिपेंड ऑन, बॉयलर एफिशिएंसी किस पे डिपेंड नहीं करती, तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल फायर्ड करती है भाई इस पे, ये तो हमारे लिए सही बात है, बॉयलर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम पे भी डिपेंड करती है, बॉयलर की डिज़ाइन पे भी डिपेंड करती है, ऑपरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करती। करेक्ट आंसर इज डी।
करेक्ट आंसर क्या है? बॉयलर एफिशिएंसी ऑपरेशन टाइम पे नहीं डिपेंड करती है। देखो बॉयलर की एफिशिएंसी किस किस पे डिपेंड करती है? ऑपरेशन पे नहीं, बॉयलर की डिज़ाइन, हीट रिकवरी इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करती है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल फायर्ड, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जनरेटेड, फ्यूल कंडीशन एंड फायरिंग रेट। इसमें से कोई भी क्वेश्चन घूम करके आए तो आपको लगा देना है। करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स्ड फैक्टर ऑन विच बॉयलर एफिशिएंसी डिपेंड। ऐसे कौन से फैक्टर हैं फिक्स्ड फैक्टर, है ना? तो देर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर में क्या है? बॉयलर की डिज़ाइन है, हीट रिकवरी है, हीट रिकवरी इक्विपमेंट है, बिल्ड इन लॉस है कि बनाते वक्त क्या लॉस हुआ, ये फिक्स्ड लॉस है क्योंकि एक बार जो बना लिया और जो लॉस उसमें रह गए वो हमेशा के लिए रह जाएगा। रेट ऑफ फायरिंग, फायरिंग का रेटेड रेट क्या है? प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल बर्न, जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये फिक्स्ड फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर में एक्चुअल फायरिंग रेट, आइडियल फायरिंग रेट जो कंपनी बोलती है, एक्चुअल में कितना फायरिंग हो रहा है, ये वेरिएबल फैक्टर हो गया। ह्यूमिडिटी ऑफ द कंबसन एयर, कंबसन कि एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, कंडीशन ऑफ हीट, एब्जॉर्बिंग सरफेस, ये सब आपको अपने से पढ़ करके क्वेश्चन लगा देना है। साइंटिफिक फिक्स्ड फैक्टर आपको पता लगाना है। तो एक्चुअल फायरिंग फिक्स्ड फैक्टर नहीं है, ये क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। ह्यूमिडिटी वेरिएबल फैक्टर है। कंडीशन ऑफ हीट एब्जॉर्बिंग सरफेस, ये भी वेरिएबल फैक्टर है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल बर्न, ये है फिक्स्ड फैक्टर। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग लिस्टेड आर सम फैक्टर्स ऑन विच बॉयलर एफिशिएंसी डिपेंड। बॉयलर की एफिशिएंसी किन किन पे डिपेंड करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर फिक्स को पहचान लो, है ना? वेरिएबल फैक्टर रेटेड रेट ऑफ फायरिंग, ये तो है फिक्स्ड फैक्टर, है ना? बॉयलर की डिज़ाइन फिक्स्ड फैक्टर, हीट रिकवरी इक्विपमेंट फिक्स्ड फैक्टर। तो एक ही बच रहा है कॉलम वेरिएबल फैक्टर का। करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल वही सेम थ्योरी है, एक ही थ्योरी पे दो क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। इससे देखा जाए तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? आपको ये याद रखना है। और AKTU अगर टफ क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो ऐसा क्वेश्चन डालेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई सिंगल बॉयलर यूनिट पर टर्बाइन इज इक्विप्ड कॉमनली, है ना? सिंगल टर्बाइन इसलिए लगाते हैं बेटर टर्बाइन कंट्रोल करने के लिए। सिंगल बॉयलर मतलब एक बॉयलर और एक टर्बाइन, है ना? इससे क्या है? कई सारे हीट लॉसेस नहीं होते हैं, सिंपल पाइपिंग सिस्टम होता है, रिलेटिवली ईजियर बॉयलर एंड बेटर कंट्रोल होता है बॉयलर का। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग स्मॉलर पावर रेशियो ऑफ वाटर टू स्टीम स्पेस। क्या इसका एडवांटेज होगा? वाटर टू स्टीम स्पेस मतलब वाटर टू स्टीम स्पेस, स्मॉलर रेशियो ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ स्टीम का रेशियो जितना कम करोगे, देख लो इसका रेशियो कम करोगे उतनी क्या होगा? स्टीम बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। ये इस रेशियो का मतलब क्या है? मास ऑफ स्टीम का बढ़ना है। इस पूरी क्वांटिटी का घटने का मीनिंग क्या है? मास बढ़ेगा, मास फ्लो रेट या जनरेशन ऑफ स्टीम बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम बनेगी। स्टीम कैन बी जनरेटेड एट फास्टर इवन इफ द बॉयलर इज कोल्ड। अगर बॉयलर ठंडा है तब भी ये बनाते रहेगा स्टीम। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर ए है। स्टीम कैन बी जनरेटेड एट फास्टर इवन इफ द बॉयलर इज कोल्ड। ज़्यादा इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपरेशन, ये यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपरेशन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ। रेट ऑफ इवेपरेशन अगर आपको बढ़ाना है, रेट ऑफ इवेपरेशन अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करें? डायामीटर पाइप का कम कर दें। जो पाइप्स हैं इनके डायामीटर कम कर दें और नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ा दें। मतलब डायामीटर ऑफ पाइप को डिक्रीज़ कर दें और नंबर ऑफ पाइप बढ़ा दें, है ना? एन है ये, एन नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ा दें। बात समझ रहे हैं? हीट रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ाने के लिए पाइप का डायामीटर कम करें,
ये जो पाइप्स के डायमीटर हैं ये पाइप से कम करें और इनका नंबर ऑफ ट्यूब्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ ट्यूब्स। वाटर इज़ मेड साइक्लिक फ्रॉम द बॉयलर ड्रम टू वाटर ट्यूब एंड बैक टू द ड्रम। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ये रेशियो हम कम क्यों करें। हेल्प इन मोबिलाइजिंग द बॉयलर, नो, करेक्ट आंसर ये था। नेक्स्ट देखें, वाई आर द सॉल्ट डिपोजिटेड ऑन दी इवेपरेटर ड्रम। इवेपरेटर ड्रम में सॉल्ट डिपॉजिट क्यों होता है? इवेपरेटर ड्रम भी बोलते हैं बॉयलर ड्रम को, है ना। क्यों होता है? ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इम्प्योर वाटर, है ना, इम्प्योर वाटर की वजह से, है ना। ड्यू टू कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर नहीं, हार्ड वाटर भी कोई बच्चा लगाता है इसको कैल्शियम कंटेंट, लेकिन नहीं, इम्प्योर वाटर लगाएंगे। इम्प्योर वाटर के लिए, इम्प्योर वाटर के केस में सॉल्ट डिपोजिशन ड्रम के अंदर होगा और इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं बाय ब्लो ऑफ दी वाटर। वाटर को ब्लो ऑफ वाल्व को ओपन करके निकाल दें केमिकल डाल करके। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन द बॉयलर इज़ ड्यू टू, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लॉसेस होती हैं फ्लू गैसेस की वजह से। इनकम्प्लीट कंबशन में तो है ही, लेकिन ये इनकम्प्लीट कंबशन उतना नहीं होगा जितना फ्लू गैसेस में हीट का लॉसेस होता है। ओके, कुछ मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86, द मेथड ऑफ टिल्टिंग बर्नर इन द फर्नेस एट व्हाट डिग्री आर द बर्नर टिल्टेड। 30 डिग्री पर आपको बर्नर को टिल्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि सुपर हीटर में अगर टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना है तो हम क्या करते हैं, बर्नर को ऐसा सेट करते हैं ताकि जब हमें ज़्यादा हीट सुपर हीटिंग में देना होगा तो इंक्लिनेशन कम कर दे, जब सुपर हीटिंग में कम हीट देना होगा तब हम बर्नर को टिल्ट कर लेंगे। तो 30 डिग्री तक हम इसको टिल्ट करते हैं, 30 डिग्री पर, ताकि इससे क्या है, सुपर हीटर पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल हम इससे कर सकते हैं। करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ नीड टू बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट इन द बॉयलर। हमें बॉयलर में क्या बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे हीट ट्रांसफ़र बॉयलर में बढ़ जाए? वाटर की वेलोसिटी, गैस वेलोसिटी, फ्यूल वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी। मतलब हम क्या बढ़ाएं बॉयलर के अंदर? बॉयलर के अंदर अगर गैस वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो गैसेस जल्दी जल्दी निकल जाएंगी, ट्यूब के कांटेक्ट में कम से कम रहेंगी। हम कह रहे हैं कि वाटर को तेज़ सर्कुलेट करा लो, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि वाटर वेलोसिटी को बढ़ाएं रेदर देन द गैस वेलोसिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट इन द बॉयलर, बिकॉज यहाँ पर आप ये थ्योरी पढ़ लेना, मोटा मोटा इसमें यही लिखा हुआ है कि वाटर वेलोसिटीज़ को वाटर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ेगा। करेक्ट आंसर इज सी। विच इज़ द मोस्ट रिसेंट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ पावर जनरेशन फ्रॉम द बॉयलर। बॉयलर सुपर क्रिटिकल बॉयलर कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है? मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ पावर जनरेशन हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया है ना, कि इसका सुपर क्रिटिकल बॉयलर यानी वंस थ्रो बॉयलर का आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं। क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, चांस ऑफ सेडिमेंट्स डिपोजिशन, sediment depositing inside the water tubes in the cell is less due to। मतलब हम डिपोजिशन को कैसे रोक सकते हैं? किसमें? वाटर ट्यूब्स में। जो ट्यूब्स लगी होती हैं, ये ड्रम है, ड्रम से जो ट्यूब से इंक्लाइंड होती हैं, इन ट्यूब्स में सेडिमेंट्स डिपोजिशन को कैसे रोक सकते हैं? लो वर्किंग प्रेशर, नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर, पार्शियल सर्कुलेशन ऑफ वाटर, हाई वर्किंग प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर, आई थिंक डी, है ना, डी ही है। करेक्ट आंसर इज डी, हाई वर्किंग प्रेशर। जितना तेज स्पीड से ये फ्लो होगा उतना ही डिपोजिशन कम होगा, सिंपल सी बात है। इसको टाइम नहीं मिलेगा ना रुकने का, और रुकेगा भी तो इसकी प्रेशर इतना है कि ये इसको इरोड करके ले जाएगा उन मॉलिक्यूल्स को भी। करेक्ट आंसर इज डी, प्रेशर बढ़ाओ और डिपोजिशन कम कराओ। कंसिडर, ये लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्ट हीट बॉयलर। वेस्ट हीट बॉयलर
कहाँ लगाते हैं, जो वेस्ट हीट को यूटिलाइज करते हैं कम पावर जनरेट करने के लिए, या कहीं स्मॉल पावर की रिक्वायरमेंट है, बड़े प्लांट में एक स्मॉल पावर की रिक्वायरमेंट है, तो हम बड़े प्लांट में एग्जॉस्ट गैसेस के बीच में एक स्मॉल टाइप का वेस्ट हीट बॉयलर लगा देते हैं। दीज आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस के पाथ में लगाते हैं, बिल्कुल सही। दीज आर फायर ट्यूब, ये फायर ट्यूब के बॉयलर होते हैं, है ना, मतलब ट्यूब के अंदर फायर होती है। द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर इन सच बॉयलर इज ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होती है। ओके, सो विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों सही है, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है 6 हो, आइदर नेक्स्ट लेक्चर विल बी 7। ओके, तो देखते हैं क्या बनता है, क्वेश्चन डिपेंड करता है कितने घंटे का ये लास्ट लेक्चर बना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा कवर करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। और स्पेशली आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अभी से गेट की प्रिपरेशन करने के लिए पूरा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। लास्ट 30 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लेटिनम स्टडी क्लासेस, थैंक यू।